नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और समाज में रहते हुए उसे अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। सृष्टि के आरंभ में भाषा नहीं थी, तब आदिमानव ने अपने विचार प्रेषित करने के लिए कुछ ध्वनि संकेत बना लिए थे। मानव के विकास के साथ साथ ये ध्वनि संकेत भी विकसित रूप लेते गए, जैसे हरी झंडी व हरी बत्ती से गाड़ी चलने का संकेत मिलता है। लाल बत्ती होते ही सब वाहन चालक अपना वाहन रोक देते हैं। बच्चा भी हंसकर या रोकर अपने भाव प्रकट करता है और पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाजें निकाल कर अपनी खुशी व दुख की अभिव्यक्ति करते हैं, परंतु इन संकेतों से सारी बातें और भाव व्यक्त नहीं हो सकते। अतः विचार और भाव को पूरी तरह अभिव्यक्त करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। तो हमें भाषा की आवश्यकता क्यों होती है? अपने मन के विचारों और भावों को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। शब्द रचना की दृष्टि से भाषा शब्द है, भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, वाणी या कथन। इसलिए मुंह से बोलकर ध्वनि संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, परंतु मुंह से निकली इन ध्वनियों का व्यवस्था में बंधा होना आवश्यक है। अगर हम मुंह से कुछ भी किसी भी तरह की साउंड निकालेंगे लेकिन वो मीनिंगलेस होगी, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, तो उसे हम भाषा नहीं कह सकते, बल्कि एक सुव्यवस्थित और सार्थक ध्वनि संकेतों को ही हम भाषा कह सकते हैं। अतः व्यवस्थित ध्वनियां ही भाषा कहलाती हैं। तो भाषा किसे कहेंगे हम? जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से मनुष्य अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहा जाता है। भाषा ही वह सशक्त माध्यम है जो एक पीढ़ी के अर्जित ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है, क्योंकि जैसे हमारे जो पूर्वज थे उनके पास जो भी ज्ञान था उन्होंने बोलकर अपने मुंह से कथाएं सुनाकर हमें वो ज्ञान प्रदान किया, और हम अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी इसी तरह से ज्ञान देते हैं। तो ये भाषा है, ये एक पीढ़ी से के अर्जित ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। भाषा का रूप समय के साथ बदलता रहता है, एक भाषा दूसरी भाषा से सदा प्रभावित होती है। यह प्रभाव भाषा की उन्नति व समृद्धि में सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि एक भाषा दूसरी भाषा से शब्दों का आदान प्रदान करती है, जिससे उसका जो शब्द भंडार है वो भी समृद्ध होता चला जाता है। तो ये हमने पढ़ा कि भाषा, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा की आवश्यकता क्यों क्या थी, क्या आवश्यकता थी भाषा की। तो जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से मनुष्य अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है उसे भाषा कहा जाता है। और आगे है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। परंतु व्याकरण में केवल ध्वनियों का अध्ययन करता है, संकेतों का नहीं। व्याकरण जो है भाषा का शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना हमें बताता है। तो व्याकरण के अंदर भाषा के 2 ही रूपों को मान्यता दी गई है, मौखिक और लिखित। भाषा के रूप मौखिक और लिखित। मौखिक रूप, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, मौखिक, मुख के द्वारा, मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मनुष्य शुरू में इसी भाषा का प्रयोग करता था। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है तथा श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। इसमें मौखिक भाषा के अंतर्गत भाषण, बातचीत, कहानी कहना, सुनना, परिचर्चा, नाटक, कविता वाचन, अभिनय, रेडियो पर समाचार सुनना इत्यादि इसके उदाहरण हैं। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। जिस भाषा में भाव और विचारों का आदान प्रदान लिख कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसे सीखने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। जो मौखिक है उसके लिए विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते, क्योंकि बच्चा देख कर ही अनुकरण के द्वारा उसको सीख जाता है।
जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो अपनी माँ से सीखता है, उसके आसपास जो भी मेंबर होते हैं उनको बोलते हुए देखता है, तो वो धीरे धीरे वो वही भाषा बोलने लग जाता है। लेकिन लिखित रूप को सीखने के लिए उसे विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसके लिए किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्हों या वर्णों को जानना आवश्यक है। भाषा के मौखिक रूप को निश्चित और स्थायी रूप देने के लिए ही लिखित रूप का विकास हुआ है। इसका उदाहरण है पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, कंप्यूटर आदि इसके उदाहरण हैं। तो मुख्यतः तो इसके दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। और जो तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा। प्राचीन काल में भी मनुष्य संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को, भाव को बताता था। तो आज भी सांकेतिक भाषा का महत्व तो खत्म नहीं हुआ है। जब मनुष्य संकेतों के द्वारा अपने भाव अभिव्यक्त करता है तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे कि ट्रेन की झंडी से रुकने या आगे जाने का संकेत, मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का निर्देश, ट्रैफिक लाइटें जो आगे बढ़ने या रुकने का निर्देश देती हैं, चौराहे पर खड़े सिपाही द्वारा हाथ का संकेत आदि भाषा के सांकेतिक रूप के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सभी भाव और विचारों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना आसान नहीं है, इसलिए यह भाषा के मुख्य रूपों में शामिल नहीं किया जा सकता। क्योंकि कई बार कोई इशारा कुछ कर रहा होता है, दूसरा सामने वाला उसका अर्थ कोई दूसरा निकाल लेता है, तो इस वजह से ये ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। अगला है भाषा परिवार और भारतीय भाषाएं। जिस प्रकार मनुष्यों का परिवार होता है उसी प्रकार भाषाओं का भी परिवार होता है। ऐसी भाषाएं जो एक ही वंश या मूल भाषा से निकलकर विकसित हुई है या फैली है, एक भाषा परिवार का निर्माण करती है, या जो भाषा परिवार कहलाता है। एक ही मूल से निकली हुई भाषाएं उस एक ही परिवार की भाषाएं कहलाती हैं। संसार की विभिन्न भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। तो संसार के अंदर जितने भी भाषाएं उनको 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। भारत की अधिकतर भाषाएं दो परिवारों से उठती है। जैसे एक है भारोपीय या भारत यूरोपीय भाषा परिवार और दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। तो भारत की जो भाषा परिवार है वो कितने हैं? दो हैं, भारोपीय या भारत प्लस यूरोपीय भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार की भाषाओं को आर्य भाषा समूह कहते हैं। जैसे जो आर्यों की जो भाषा थी उसी के आधार पर इसे भारोपीय परिवार कहा जाने लगा। ये सभी भाषाएं आती है जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है। जिनकी मूल जननी संस्कृत है उनको भारोपीय या आर्यों की भाषा कहा जाता है। द्रविड़ भाषा परिवार में दक्षिण भारत की भाषाएं सम्मिलित हैं, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इत्यादि भाषाएं आती हैं। तो ये है भाषा परिवार और भारतीय भाषाएं। अगला हमारा जो टॉपिक है इसी चैप्टर के अंतर्गत भाषा के विविध रूप। तो भाषा के बहुत से रूप प्रचलित हैं, उसमें मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो और जैसे संपर्क भाषा भी होती है। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसको बालक पहली बार अपनी माँ के द्वारा या अपने घर परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है, इसलिए पंजाबी परिवार के बच्चों की मातृभाषा पंजाबी होती है, गुजरातियों की मातृभाषा गुजराती होती है और हरियाणा के लोगों की हरियाणवी होती है। केरल के लोगों की जो मातृभाषा है वो मलयालम होती है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों सहित भारत के एक बड़े भूभाग के अधिकांश लोगों की जो मातृभाषा है वो हिंदी है। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हैं। भारत में हिंदी का प्रयोग उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और पूर्व से पश्चिम में सबसे अधिक किया जाता है। राष्ट्रभाषा ही देशवासियों में एकता की भावना पैदा करती है, अतः हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तीसरा है राजभाषा। राज प्लस भाषा अर्थात शासन की भाषा जो सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है वह भाषा राजभाषा कहलाती है।
14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो 14 हिंदी दिवस भी मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, 343 के अनुसार हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार इत्यादि सभी जो प्रदेश हैं, इनके शासन और शिक्षा की भाषा हिंदी है। इसके साथ ही देश के अन्य भागों में भी हिंदी द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं? जैसे भारत हिंदी भाषा को संविधान में स्थान दिया है, संवैधानिक स्वरूप है हिंदी भाषा का। उसी प्रकार से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। उनके नाम है हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, कश्मीरी, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी। इसमें ये जो 22 भाषाएं हैं ये इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर जैसे दे देता है कि 3 तो दे देता है जो संविधान में सम्मिलित की गई भाषाएं हैं, और 1 दे देगा अलग से और पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन सी भाषा है वो संविधान में सम्मिलित नहीं है, या फिर 3 अलग दे देगा और 1 इनमें से दे देगा कि बताओ इनमें से कौन सी भाषा है जो संविधान में सम्मिलित है। तो हमें ये भाषाओं को याद रखना पड़ेगा। अगला है मानक भाषा। मानक भाषा कौन सी होती है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज। मानक भाषा सुशिक्षित और विद्वत समाज द्वारा अपनाया जाने वाला भाषा का व्याकरण सम्मत रूप ही मानक भाषा कहलाता है। भाषा के निरंतर विकास, प्रसार और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भाषा के वर्णों और वर्तनी के अनेक रूप प्रचलित हैं, जिससे भाषा के रूप को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए मानक वर्तनी भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निर्धारित की गई है। तो जैसे मानक और अमानक रूप हैं भाषा के, जैसे हम र व, इसको हम र व भी पढ़ सकते हैं और इसको हम ये ख को अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो इसको र व भी पढ़ सकते हैं, इसको ख भी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार हुआ, हुआ को हम हु और आ भी पढ़ सकते हैं और हुआ इसमें वह भी लगा सकते हैं। तो जो वह लगाते हैं ये अमानक है, और जो हुआ ये है लगाते हैं ये मानक स्वरूप है। अंत, अंत में अगर हम आधा न लगा देते हैं तो ये अमानक स्वरूप है, और अंत, अंत के ऊपर हम बिंदु लगाते हैं तो ये मानक स्वरूप है। आई और आई, तो यह की बजाय आई में ई आना चाहिए, ये मानक स्वरूप है। मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज संबंधित जो मेन पॉइंट है वो ये है। जैसे री, री का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण हिंदी को मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, कि इनके बारे में क्लियर ही नहीं है कि कौन सा स्वरूप कैसे अपनाना है। विभक्ति चिन्ह है, संज्ञा शब्दों से पृथक और सर्वनाम शब्दों से मिलकर लिखे जाएंगे। जैसे संज्ञा राम को और सर्वनाम उसका, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएंगी, जैसे पढ़ चुका है। अवयव पृथक लिखे जाएंगे, जैसे उनके साथ, यहाँ तक। श्री, जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे, जैसे श्री वर्मा, वर्मा जी। तो ये मानक संबंधी कुछ मुख्य बिंदु हैं। क्रिया विशेषण आदि अवयव में यह और वह की जगह स्वरात्मक प्रयोग किए जाएंगे, जैसे नई, नई यह की बजाय हमें ई लगाना चाहिए। हुआ में वह की बजाय हमें आ लगा देना चाहिए। तो ये कुछ मानक स्वरूप हैं जो जिनका पालन हमें करना चाहिए। कुछ शब्द दोनों रूपों में मानक है, जैसे सर्दी, सर्दी में हम रे को ऊपर भी लगा सकते हैं और रे पूरा भी लगा सकते हैं, सर्दी। गर्दन, गर्दन इत्यादि। शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे विद्वान, महान, परिषद, संसद आदि। तत्सम शब्दों में 3 व्यंजनों के प्रयोग की संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया, उसे न लिखने की भी छूट है, जैसे अर्ध।
अर्ध, जो बीच में ये द है, इसको हम ये हमारी मर्जी के ऊपर छोड़ दिया अभी, चाहे हम इसको द है ये आधा द है ये लिखे, चाहे सीधा अर्ध है और ध लिख दे और तत्व, तत्व के अंदर भी जैसे 2 बार तय तय आएगा, लेकिन हम ये भी हमारी मर्जी के ऊपर छोड़ दिया है कि हम एक बार तय से भी काम चला सकते हैं। तत्सम शब्दों के तत्व हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे जो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से एज इट इज हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ या अपभ्रंश रूप होता है जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी हम जैसे ये तत्सम शब्द है दुख है, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है, जैसे दौड़ कर, पढ़ कर। अगला है भाषा कौशल। अब भाषा कौशल कितने तरह का होता है? भाषा कौशल 4 तरह का होता है। श्रवण कौशल मीन्स सुनने की कला, और वाचन कौशल मीन्स बोलने की कला, लेखन कौशल मीन्स लिखने की कला, और पठन कौशल मतलब पढ़ने की कला। तो ये भाषा कौशल होते हैं। तो ये याद रखना कि भाषा कौशल 4 होते हैं। एक अपने विचारों को जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में करेंगे, या तो हम बोल कर करेंगे या लिख कर करेंगे, और सामने वाला भी हमारे विचारों को 2 ही रूप में समझ सकता है, या तो वो पढ़ कर करे हमारे विचारों को ग्रहण करेगा, या फिर सुन कर करेगा। तो ये भाषा कौशल होते हैं, 4 होते हैं, श्रवण, वाचन, लेखन और पठन कौशल। अगला टॉपिक है हमारा हिंदी भाषा का परिचय। अब हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी का उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है, अर्थात हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत भाषा है, जो सभी आर्य भाषाओं की जननी है। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु नदी के आसपास की भूमि को सिंध प्रांत कहते थे, और यह सिंधु शब्द ईरान में जाकर हिंदू हो गया, क्योंकि जो सिंध प्रदेश इसके ईरान के जो लोग थे वो सै को है बोलते थे, इसी वजह से वो सिंधु को हिंदू और सिंधी को हिंदी कहने लगे। हिंद फिर हिंद हो गया, और हिंदी है सिंधी है वो हिंदी हो गई। धीरे धीरे हिंद शब्द पूरे भारत का वाचक हो गया, मतलब पूरे भारत को ही हिंद देश कहने लग गए। इस प्रकार हिंदी शब्द का प्रयोग हिंद देश के निवासियों के अर्थ में होने लग गया। हिंदी शब्द मूलतः फारसी है, न कि हिंदी भाषा का है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हिंदी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया शब्द है। तो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया शब्द है। हिंदी शब्द का अर्थ है हिंद की भाषा। हिंदी शब्द का अर्थ है हिंद की भाषा। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, फारसी से, और हिंदी शब्द का अर्थ क्या है, हिंद की भाषा। अगला है संस्कृत से हिंदी का विकास क्रम इस प्रकार हुआ है कि जो इसकी जननी है वो तो संस्कृत है, फिर इसका किस प्रकार से इसका विकास हुआ है, जो विकास क्रम है वो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले आएगा, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, सबसे पहले आएगा वैदिक संस्कृत, फिर आएगा लौकिक संस्कृत, फिर आएगा पाली, फिर उसके बाद है प्राकृत, उसके बाद है अपभ्रंश, और उसके बाद है हिंदी। तो ये हमारी जो संस्कृत से लेकर हिंदी तक की विकास यात्रा है। आज जो हिंदी का रूप प्रचलित है उसे खड़ी बोली कहते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी बोलियां सम्मिलित हैं। हिंदी भाषा की विशेषता या उपलब्धियां क्या क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा है और संपर्क भाषा है। एक उत्तर भारत का आदमी दक्षिण भारत में जाता है तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत का आदमी आपस में जब बातचीत करता है तो ज्यादातर वो हिंदी में ही करता है, तो वो संपर्क की भाषा है। तो ये पूरे भारत में हिंदी बोलने वाले आदमी हर जगह हमें मिल जाते हैं। इसके उच्चारण और एक लेखन में एक रूपता होती है। लिपि चिन्हों के नाम ध्वनियों में कोई अंतर नहीं है। जैसे रोमन में अक्षर बी है अर्थात ब है, परंतु हिंदी में अक्षर ए की ध्वनि भी ए है। हिंदी फिजी देश की राजभाषा, ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश के अलावा हिंदी और किस देश की राजभाषा है, तो हिंदी है वो फिजी देश की राजभाषा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर भाषा का छोटा स्वरूप होता है बोली, या छोटा स्वरूप या अक्षेत्रीय रूप कह लीजिए।
तो भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली होता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है, मतलब ये इसका विकास नहीं होता है, विकास नहीं हुआ है, ये छोटा रूप है, छोटे क्षेत्र में फैली हुई है। इसे सामान्यतः बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। बोली में थोड़ी सी दूरी में ही हल्का अंतर आ जाता है, इसलिए कहा जाता है कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। इसमें साहित्य की रचना प्राय नहीं होती। कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में साहित्य की रचना की थी, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस है वो अवधी बोली में, उस समय पर अवधी बोली के रूप में प्रयुक्त होती थी। और सूरदास ने सूरसागर है वो ब्रज भाषा में लिखा था, और विद्यापति ने पदावली और मैथिली भाषा में रचना की थी, परंतु बोलियों में रचनाएं बहुत कम हुई हैं। आगे चलकर ये केवल बोली तक सीमित रह गई, आगे इनका विकास नहीं हो पाया। हिंदी भाषा में सम्मिलित बोलियां, ये इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि जो हमारी हिंदी है, उस हिंदी भाषा में जो बोलियां हैं उनको क्षेत्र के आधार पर कैसे विभाजित किया गया है। तो इसमें जैसे इसको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी या मागधी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी आती है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और हाड़ौती आती है। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली बोलियां आती हैं। बिहारी मागधी हिंदी, इसमें मगही, मैथिली और भोजपुरी बोलियां आती हैं। ये तो है भाषा के, जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें सम्मिलित मुख्य बोलियां क्षेत्र के आधार पर। फिर है उपभाषा। उपभाषा जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे सबसे बड़ी तो हो गई भाषा, और उससे छोटी फिर उपभाषा, और सबसे छोटी बोली। जब यह वह उपभाषा बन जाती है तो भाषा में कुछ साहित्य लेखन भी होने लग जाता है। एक उपभाषा के अंतर्गत एक से अधिक बोलियां हो सकती हैं। तो भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं हैं। जब उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तब वह भाषा का रूप ले लेती है। अब लिपि किसे कहेंगे? लिपि भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है, मौखिक और लिखित। मौखिक तो हम मुख के द्वारा बोलकर अब अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करते हैं, और भाषा को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, हम भाषा को लिखित रूप देने के लिए उन्हें लिपि कहते हैं। तो ये इसकी जो परिभाषा है ये भी इम्पोर्टेंट है कि लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि हम कहेंगे भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था व विधि लिपि कहलाती है। यदि लिपि न होती तो संसार का विकास भी न हो पाता, क्योंकि ज्ञान वहीं तक सीमित रह जाता और अगली पीढ़ी तक वो नहीं पहुंच पाता। अतः संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और दूसरा है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि है और इसी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। लेखन और मुद्रण में एक रूपता है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, और जो फारसी है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो ये देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। आगे है जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ प्रमुख भाषाएं दे रखी हैं और उनकी लिपियां दे रखी हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हिंदी, नेपाली, मराठी, संस्कृत, मैथिली, कोंकणी, इन सब की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। जो उर्दू भाषा है उसकी लिपि है फारसी, और तमिल भाषा है उसकी लिपि है तमिल। बांग्ला की लिपि है बंगाली,
अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी इत्यादि भाषाओं की जो लिपि है वो रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। चीनी भाषा की लिपि कांजी या कना है और जापानी भाषा की लिपि हांजी है। कश्मीरी भाषा की लिपि शारदा है। इसमें से जैसे ये तो कुछ कॉमन से हैं, जैसे हिंदी, नेपाली, संस्कृत, मैथिली, कोंकणी, उर्दू, तमिल, बांग्ला, ये तो आपको सबको पता होगा। इसमें दो तीन नई जो लिपियां हैं और नई भाषाएं हैं वो आई हैं। जैसे चीनी की जो लिपि है वो कांजी या कना है और जापानी की हांजी है और कश्मीरी की शारदा लिपि है। और जैसे हिंदी की जो हिंदी, नेपाली, मराठी, संस्कृत, मैथिली, कोंकणी नेपाली है। और जो रोमन लिपि है वो भी 3 भाषाओं की लिपि है, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी। अगला है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है शब्दों का विश्लेषण, वर्णों के व्यवस्थित मेल से वाक्य और वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा का निर्माण होता है। यदि ये व्यवस्थित न हो तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी। इन्हें व्यवस्थित करने का कार्य व्याकरण करता है। इसी के माध्यम से भाषा की व्यवस्था में एक रूपता बनी रहती है। तो ये हमारे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के जैसे पार्ट हैं। जैसे हिंदी व्याकरण में सबसे छोटा जो मूल जो है वो वर्ण है, फिर वर्णों से शब्द का निर्माण होता है, शब्द के अंदर पद होते हैं, वाक्य का निर्माण होता है, संज्ञा है, सर्वनाम है। संज्ञा मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए वो संज्ञा है और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम है। और किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है तो वो क्रिया होती है। लिंग, जिससे हमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है तो वो लिंग होता है। और पुरुष, वचन, वचन है, एक वचन, बहुवचन, और कारक है जो कारक चिन्ह है और प्रत्यय है। तो ये हम व्याकरण में आगे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो व्याकरण द्वारा भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने के तरीके सिखाए जाते हैं, इसलिए भाषा में व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। तो व्याकरण किसे कहेंगे हम? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान हमें होता है। व्याकरण में भाषा के लिखित और मौखिक दोनों रूपों का अध्ययन किया जाता है। किसी भाषा को नियमन करने के लिए उसका व्याकरण अत्यंत आवश्यक है। और व्याकरण का अध्ययन हम 4 प्रमुख स्तरों पर करते हैं: वर्ण विचार पर, शब्द विचार पर, पद विचार पर और वाक्य विचार पर। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों की बनावट, वर्णों के भेद, वर्णों का उच्चारण, वर्णों के लेखन, वर्णों के उच्चारण स्थान आदि का अध्ययन करते हैं। और शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों का स्वरूप, शब्दों के भेद, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों का प्रयोग इत्यादि का अध्ययन करते हैं। और पद विचार के अंतर्गत पदों के स्वरूप, भेद, प्रयोग पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार में वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य का उच्चारण, वाक्यों का वर्गीकरण, वाक्यों का प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला है साहित्य। प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार है। इसका सतत विकास होता रहता है, इसका कंटिन्यू या लगातार विकास होता रहता है। इसमें ज्ञान और अनुभव ही निहित होता है। अतः ज्ञान का संचित कोश ही साहित्य कहलाता है। और जो साहित्य है वो मूल रूप से साहित्य की अभिव्यक्ति हम 2 रूपों में कर सकते हैं: गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य वो होता है जब साहित्यकार सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार, गद्य साहित्य कहलाता है। तो वह मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करता है। कहानी, कथा, संस्मरण, निबंध, पत्र, उपन्यास, नाटक, डायरी आदि विधाएं आती हैं। और जो पद्य शैली होती है, पद्य साहित्य के अंतर्गत तुकबंदी या लय द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता है। यह पद्य साहित्य कहलाता है। इसमें छंद, रस, अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत पद, सवैया, कविता, दोहा, गजल इत्यादि विधाएं आती हैं। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है झांसी की रानी, या भगवती चरण वर्मा की कहानी है दीवानों की हस्ती, कबीर दास के दोहे हैं, कबीर की साखियां हैं, नरोत्तम दास की रचना सुदामा चरित है,
ये सभी पद्य साहित्य के अंतर्गत आती है। और गद्य साहित्य के अंतर्गत जैसे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं, कहानियां हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, और कामता प्रसाद गुरु की लाख की चूड़ियां हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या निराश हुआ जाए निबंध है। तो ये सभी की सभी गद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार आज हमने ये हमारा जो प्रथम अध्याय है, ये पहला पाठ है, वो आज हमने पूरा किया है। इसका सार संक्षेपण अगर हम देखें तो इसमें है विचारों का लिखित और मौखिक आदान प्रदान भाषा कहलाता है। भाषा सार्थिक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक या चिन्ह होते हैं। भाषा के विकास क्रम में भाषा का मौखिक रूप पहले विकसित हुआ, मतलब पहले मनुष्य ने बोलना सीखा और बोलना सीखने के बाद फिर उसने लिखना सीखा। लिपि का विकास फिर बाद में हुआ है। मौखिक रूप भाषा का स्वाभाविक और मूल रूप है। मौखिक भाषा के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसको बच्चा अनुकरण के द्वारा ही सीख लेता है। लेकिन लिखित रूप के लिए बच्चे को कोशिश करनी पड़ती है, उसे वर्ण व्यवस्था, वर्ण इत्यादि को सीखना पड़ता है। भाषा का लिखित रूप ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखकर स्थायी जो अगली पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, उस तक पहुंचाता है। और व्याकरण है वो भाषा को नियमित और व्यवस्थित करता है। व्याकरण भाषा की अशुद्धियों को दूर करके उसे शुद्ध और परिमार्जित करता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। राजभाषा का प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है और बोली भाषा का अल्प विकसित व क्षेत्रीय रूप होती है। बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है और अंग्रेजी है वो विश्व की संपर्क भाषा है। उपभाषा बोली का ही विस्तृत रूप है। लिपि ध्वनियों को लिखने की विधि है। किसी भाषा के संचित ज्ञान संग्रह को साहित्य कहा जाता है और साहित्य के दो रूप बताए हैं, गद्य और पद्य। तो इस प्रकार आज हमने जो हमारा पहला पाठ है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, इसके बारे में हमने पढ़ा है। और इसमें भी जो ये मुख्य भाषा और लिपि थी, इसको जरूर याद रखें। और इसमें एक मतलब एक क्वेश्चन था, इसको भी मैंने इसमें शामिल किया है। उसमें तो जैसे कुछ लिपि और भाषाएं हमने पढ़ी थी पहले, जैसे जो हिंदी, नेपाली, मराठी, संस्कृत, मैथिली, उर्दू की फारसी थी, तमिल की तमिल थी, जो बंगला थी उसकी बंगाली थी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी की रोमन थी, और पंजाबी की गुरुमुखी थी, चीनी की कांजी और कना थी, जापानी की हांजी थी और कश्मीरी की सागा थी। तो उसमें से कुछ तो इसी के अंदर आ गए, जैसे फ्रेंच है उसकी रोमन लिपि है, और जो चीनी है उसकी कांजी या कना है। चीनी है उसकी कांजी या कना है। अगर हम इसको जैसे मैच करते हैं तो फ्रेंच है उसकी एक सेकंड की, फ्रेंच है उसकी रोमन है, चीनी है उसकी कांजी या कना है। जो तिब्बती भाषा ये नई आई है, तिब्बती भाषा है उसकी अबुगिडा या संभोट है, ये लिपि है इसकी तिब्बती भाषा की। और जो नेपाली है उसकी तो देवनागरी है। सिंहली, सिंहली जो श्रीलंका में जो बोली जाती है भाषा, उसकी जो लिपि है वो उच्छेन लिपि है। पंजाबी है उसकी लिपि गुरुमुखी है, और जापानी की हमने पीछे ही पढ़ी थी हांजी है। तो इसमें कुछ नई लिपियां आई हैं, जैसे फ्रेंच की और तिब्बती की, नेपाली की, सिंहली की। इनको भी आप जरूर इसके अंदर शामिल करें। तो आशा करते हो कि आज का चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगले चैप्टर के अंतर्गत हम व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। और अगला हमारा जो टॉपिक है वो वर्ण विचार है। आपका स्नेह और प्यार हमेशा बनाए रखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर